सर बोल रहे हैं कितना बोल रहा है उसको म्यूट करके बोलना जाओ। Can I start, sir? Can I start, sir? Yes, good morning, students. First of all, बेटा हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी है और जो कितना हमारा जो सिलेबस है वो हो चुका है। ठीक है, तो जो हमारी बुक्स है वो है आरोह, जिसमें हमारा जो ये है आरोह जो है पुस्तक हमारी, और इसमें हमारा गद्य भाग है और पद्य भाग है। तो जो गद्य है हमारा, उसमें से जो हमारे लेसन नहीं है हमारे सिलेबस में वो है लेसन नंबर 3 अप्पू के 2.5 साल। जो ये लेसन है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट जो लेसन है 10, लेसन नंबर 10 आत्मा का ताप। ये 2 लेसन जो है गद्य भाग के ये हमारे सिलेबस में नहीं है। और जो काव्य खंड है हमारा, उसमें से जो है हमारा पथिक जो कविता है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो दूसरी बुक है बेटा हमारी वो है वितान, आरोह और वितान दोनों जो है आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और जो तीसरी बुक है हमारी वो है अभिव्यक्ति और माध्यम। अब कितना लेसन्स जो है हम कितने कर चुके हैं, जो स्टूडेंट्स अभी न्यू जो है ऐड हो रहे हैं ग्रुप में, उनके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जो लेसन है हमारे गद्य भाग के वो 4 तक जो है लेसन हो चुके हैं हमारे विदाई संभाषण तक। और इसमें से जो थर्ड लेसन है हमारा अप्पू के 2.5 साल ये सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे लेसन हो चुके हैं विदाई संभाषण तक। और इसमें से कविताओं में से जो है हमारी कविता हमने अब लास्ट में जो की है वो है घर की याद। कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। यानी कि हमारी 5 तक जो है कविताएं हो चुकी हैं। उसमें से जो है पथिक हमारे सिलेबस में नहीं है। और हमारे जो लेसन है वो 4 तक हो चुके हैं। और उसमें से जो है अप्पू के 2.5 साल हमारे सिलेबस में नहीं है। इधर से जो है वितान का हमारा जो फर्स्ट लेसन है वितान का, तो वो है हमारा लेसन फर्स्ट भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये लेसन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। और अभिव्यक्ति और माध्यम जो है उसमें से जो फर्स्ट लेसन है हमारा जनसंचार माध्यम। तो ये जो है सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आज जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम करने जा रहे हैं, और टॉपिक है हमारा काव्य सौंदर्य। क्योंकि जो काव्य सौंदर्य है वो हमारे जो सिलेबस में जो हमारा एग्जाम्स होते हैं तो उसमें अलग से आता है हमारा क्वेश्चन की फॉर्म में कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, जो काव्य पंक्तियां, किसी भी कविता का जो है काव्य सौंदर्य आपको लिखना आ सकता है एग्जाम में। तो किसी भी प्रकार का काव्य सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे किसी भी जो है कविता का, और क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या हमें पता होना चाहिए काव्य सौंदर्य लिखने के लिए। देखिए भाव सौंदर्य में तो बच्चों आप जो है भाव सौंदर्य में तो कविता का भाव लिख सकते हैं कि कवि जो है किस प्रकार के विचार अपने व्यक्त करना चाहता है और किस प्रकार के उसके मन में भाव है। लेकिन काव्य सौंदर्य में जो है हम कविता की सुंदरता संबंधी जो है डिस्कस करते हैं कि कविता की किस प्रकार का जो है सौंदर्य है। तो जो मेन जो पॉइंट्स हैं काव्य सौंदर्य के वो आज हम डिस्कस करेंगे कि काव्य सौंदर्य, एक अच्छा काव्य सौंदर्य लिखने के लिए हमें किस प्रकार के किन किन जो है बातों का पता होना चाहिए, किन किन जो है हमें कविता के बारे में किस प्रकार की नॉलेज हमें होनी चाहिए। तो जैसे लास्ट हमने कविता की थी घर की याद, कविता का नाम है घर की याद, और जो कवि है इसके भवानी प्रसाद मिश्र। ये कविता हमारी हो चुकी है, लेकिन काव्य सौंदर्य में एक बार फिर रिपीट करवा रही हूँ आपको। तो विषय है हमारा आज का काव्य सौंदर्य। तो कोई भी पैसेज जैसे हम उठा लेते हैं कविता का, तो कविता में जो है
कोई भी पैसेज उठा के हम उसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जैसे हमने कविता का जो पैसेज किया था, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा। जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, जैसा कि मैंने कविता में बताया था कि वो 1942 के स्वतंत्रता जो आंदोलन में जो है जेल में गए हुए हैं, स्वतंत्र 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण। तो फिर जो है उसके बाद जो है वो जेल में है और उन्हें अपने घर की याद आ रही है। तो वो अपने घर वालों को याद करके क्या कहते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक अक्षण भी नहीं व्यापा, कि जो मेरे पिताजी हैं वो एज्ड हैं, वैसे तो वो बूढ़े हो चुके हैं एज के अकॉर्डिंग, लेकिन वो बूढ़े दिखाई नहीं देते। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, कि वो अभी भी दौड़ते हैं और अभी भी खिलखिलाकर हंसते हैं। वो दुखों का सामना हंसते हंसते करते हैं। वे मुसीबतों से कभी नहीं घबराते। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। तो क्या कहता है कवि कि वो मौत से भी नहीं घबराते और वो शेर से भी बिचके में नहीं डरते। तो इस प्रकार जब आपको लिखना होता है तो वो होता है काव्य भाव सौंदर्य, जब आप कविता का भाव लिखते हो। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल लरजता। तो कहते हैं जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बादल गरज रहे हूं, कि उनकी वाणी में बादलों के जैसी गरजना है। और वे हर काम को, काम में झंझाल लरजता, कि उनकी जो हर काम जो है उनका तूफान की गति से होता है। झंझा होता है हमारा तूफान, कि हर काम जो है वो तूफान की गति से करते हैं। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा भाव सौंदर्य। और जब हम इसका काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो कविता है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो प्रस्तुत कविता है उसमें कौन सी भाषा है, उसमें है हमारी खड़ी बोली। लेकिन जैसे अगर हम तुलसीदास की रामचरितमानस की कविताओं को लेंगे तो उसमें कौन सी है, अवधी भाषा का प्रयोग है, तो उसमें आप खड़ी बोली नहीं लिखेंगे। तो हर कविता की अपनी एक भाषा होती है। तो सबसे पहले आपको भाषा का पता होना चाहिए कि जो प्रस्तुत कविता है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो कविता है उसमें हमारी खड़ी बोली का प्रयोग है। और जो नेक्स्ट है पॉइंट वो है हमारा, सबसे पहले जो है कविता में क्या कहना चाहता है कवि, कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। सबसे पहले जब भी हम काव्य सौंदर्य स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लाइन एक भाव सौंदर्य के बारे में लिखेंगे कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता में जो है कवि जो है अपने मन के भावों को व्यक्त करना चाहता है। अब उसके मन में किस प्रकार के भाव हैं कि वो अपने घर वालों को याद कर रहा है। तो फर्स्ट जो हम लिखेंगे पॉइंट वो लिखेंगे भाव से संबंधित काव्य सौंदर्य में। तो भाव है इसका कि कवि जो है अपने मन के विचारों को व्यक्त करना चाहता है। और दूसरा जो है भाषा में प्रसाद गुण का प्रयोग है। मैं आपको ये गुण और शब्द शक्ति जो है विस्तार से आज करवाऊंगी। तो प्रस्तुत जो है कविता उसमें कौन सा गुण है, प्रसाद गुण। और वीर रस है। वीर रस देखो वैसे तो इस कविता में करुण रस भी है, लेकिन जो हम ऐसे हमने जिसका काव्य सौंदर्य लिखा है उसमें जो है कवि के जो पिताजी हैं वो हैं कि वो जो है वीरता उनकी दिखाई गई है कि वो किस प्रकार साहसी है और वीर है। इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग है, वीर रस का। जो वीर रस है वो आपने 10th क्लास में अच्छे से किए हैं। और तीसरा है बेटा लक्षणा शब्द शक्ति है। और अलंकार भी जो है आपको पता है, क्योंकि जो कवि के पिता हैं उन पर कभी जो है कहते हैं कि बादलों के गरजने का आरोप है उनकी आवाज में, तो इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। कवि कह रहे हैं कि जो वो काम करते हैं वो तूफान की गति से करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो उनके काम में काम पर किसका आरोप है, तूफान की गति का आरोप है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इसके बाद जो है हमारी जो भाषा है वो सरल, सरस, सरस मीन्स मधुर, जिसमें हमें पढ़ते हुए आनंद आए, सरस रस से युक्त एवं भाव अभिव्यक्ति में सक्षम है। कि जो कवि जो है जिस प्रकार के भाव अपने व्यक्त करना चाहता है कविता में, उस प्रकार की भाषा का उसने प्रयोग किया है।
अब है बेटा आगे की, ये जो प्रसाद मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें भाषा का पता होना चाहिए, उसके बाद एक लाइन हम भाव सौंदर्य के बारे में लिखेंगे, और हमें गुण और शब्द शक्ति का पता होना चाहिए। रस आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं 10th क्लास में। तो अलंकार भी जिस प्रकार किसी भी पंक्ति में जिस जो भी अलंकार है तो वो आप काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। अब हम करते हैं कि जो ये प्रसाद गुण है, जो ये काव्य गुण है, ये क्या होते हैं, और जो शब्द शक्तियां हैं वो क्या होती हैं। हम विस्तार से जो है अध्ययन करेंगे कि काव्य गुण और शब्द शक्तियां क्या होती हैं, और कैसे हमें पता चले कि जो कविता है उसमें कौन सा काव्य गुण है और कौन सा शब्द शक्ति है। तो बच्चों अच्छे से, क्योंकि आपकी हर कविता में फिर आपको नीड नहीं होगी कि हम हर कविता का काव्य सौंदर्य रटे। यदि आपको पता है गुणों का, शब्द शक्तियों का, तो आप अच्छे से सुंदर सा जो है, अच्छा सा जो है काव्य सौंदर्य किसी भी कविता का लिख सकते हैं। अगर आप सिंपल लाइनें लिखेंगे, भाषा सरल सहज है, तो उससे जो है आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये काव्य गुण है ये होते क्या हैं, और किस प्रकार जो है ये जरूरी है, और किस प्रकार हमें काव्य लिखते, हमें कविता का काव्य सौंदर्य लिखते हुए इनकी जरूरत पड़ती है, और किस प्रकार हम पहचाने इनको कि कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले करते हैं बेटा हम शब्द शक्ति। क्या करते हैं? शब्द शक्ति। जैसे हमने अभी लिखा था कि जो शब्द है लक्षणा है, अभिलक्षणा है, शब्द शक्ति, और उसके बाद व्यंजना है। तो किस प्रकार हम शब्द शक्तियों को किस प्रकार पहचाने, क्या होती है हमारी शब्द शक्ति। देखिए कि शब्द और अर्थ का संबंध होता है, कि जैसा शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अर्थ निकालेंगे। इसलिए जो है अर्थ और शब्द को क्या कहा गया है? शिव और पार्वती कहा गया है। जिस प्रकार शिव और पार्वती आपस में जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार शब्द और अर्थ जो है आपस में जुड़े हुए हैं। तो शब्द और अर्थ में जो बोला या लिखा जाता है वह शब्द होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ या लिख रही हूँ, तो ये क्या है? शब्द है। उस बोले हुए लिखे हुए को आप समझ रहे हो वो अर्थ है। जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं लिख रही हूँ, वो क्या है बेटा? शब्द है। और जो आप समझ रहे हैं, उसके जो भी आपको उसके समझ में आ रहा है, जो उसका समझ में आना है, वह अर्थ कहलाता है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार मैं एक शब्द बोलती हूँ आपको गाय, ठीक है, मैंने शब्द बोला गाय। अब इस शब्द को सुनने पर आपको जो है एक विशेष पशु का आकार आपके मन में आता है, तो यह आकार अर्थ है। गाय शब्द से उभरा है, इसलिए यह जो है अर्थ है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि जब मैंने आपको गाय शब्द बोला, तो आपने किसी पक्षी और वृक्ष को क्यों नहीं समझा, गाय को ही क्यों समझा उस शब्द को सुनकर? तो ये है शब्द की शक्ति, जिससे आपको अर्थ समझ में आता है। जब आपको शब्द बोला जाता है, तुरंत आपको उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो यह शब्द की शक्ति होती है। कि शब्द के अंदर शक्ति होती है, वो कहलाता है हमारा शब्द शक्ति। अब इस प्रकार जो शक्ति किसी शब्द में छिपे अर्थ को स्पष्ट करती है, तो उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? जो शक्ति किसी शब्द में, जो शक्ति किसी शब्द में छिपे अर्थ को, जो शक्ति किसी शब्द में छिपे अर्थ को व्यक्त करती है, अर्थ को स्पष्ट करती है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान से,
जो शक्ति किसी शब्द में छिपे अर्थ को स्पष्ट करती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गाय शब्द से हमारे अंदर जो है एक पशु का आकार हमारे जो मन में एक पशु का आकार आता है, तो एक पक्षी का क्यों नहीं आता, तो वो शब्द के अंदर छिपी शक्ति है और उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं, जो शब्द के अंदर छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करती है। तो यहाँ अच्छे से आप डेफिनेशन देखेंगे कि शब्द शक्ति क्या होती है। अब जैसे हमारी शब्द शक्तियां हैं वो 3 है बेटा, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, नंबर 2 लक्षणा, और नंबर 3 इज व्यंजना। ये हमारी 3 शब्द शक्तियां हैं जो आपको सभी कविताओं में इनमें से एक जो है कोई भी एक मिलती है। तो अब आपको ये अगर अच्छे से आप इनको समझ लेते हैं तो आपको नीड नहीं होती, आप खुद पहचान सकते हैं कि इस कविता में जो है कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है। तो अब देखिए, अभिधा शब्द शक्ति उस शब्द शक्ति को कहते हैं जो किसी बोले गए शब्द के सांकेतिक अर्थ का बोध कराती है, उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। देखिए, अभिधा शब्द शक्ति, अभिधा 3 है बेटा शब्द शक्तियां, कौन कौन सी हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। मीन्स टू से हम कह सकते हैं कि जो लिखा हुआ है एज इट इज अर्थ, उसके अंदर अर्थ ना छिपा हुआ हो, बल्कि एज इट इज जो शब्द बोले गए हैं उनका वही अर्थ लिया जाए, तो वो कहलाती है हमारी अभिधा शब्द शक्ति। तो अब इसकी जो डेफिनेशन आप लिखेंगे अभिधा शब्द शक्ति को, तो वो लिखेंगे जो शब्द शक्ति हमें सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति होती है। जैसे हमारे जो डिक्शनरी में शब्द दिए गए हैं उनके जो अर्थ निकलते हैं वही अर्थ कविता में भी निकले, कोई उसके अंदर गूढ़ अर्थ ना छिपा हुआ हो, कोई जो है अलग से कोई अर्थ ना हो, तो वो कहलाएगी जो लिखा गया है उसको एज इट इज ऐसा ही अर्थ समझ में आना। कई बार आपने देखा है कि जो कविताओं में है, कवि जो है कहे तो शब्द तो उसके कुछ होते हैं, लेकिन जो अर्थ है कभी वो भगवान को संबोधित कर रहा है, कभी वो प्रकृति को संबोधित कर रहा है किसी के माध्यम से, तो वहां पर जो है आपको अभिधा शब्द शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि शब्द कुछ है कवि के और वो कहना कुछ चाह रहा है। इसलिए जो कवि है वो क्या कहना चाहता है, उसका सीधा सीधा एज इट इज जो अर्थ निकलेगा वो कहलाएगा अभिधा शब्द शक्ति। तो सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ को, सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ को, कोश होता है बेटा हमारा डिक्शनरी शब्द कोश, कोशगत अर्थ को सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ का को प्रकट करने वाली शक्ति, प्रकट करने वाली शक्ति शब्द शक्ति जो है क्या कहलाती है? अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति। अब जैसे इसमें थी हमारी घर की याद कविता में, तो एज इट इज सिंपल जो कवि कहना चाह रहा है वही अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए वहां पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग है। अभिधा शब्द शक्ति सामान्य व्यवहार एवं कोशगत अर्थ प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। अच्छे से ध्यान से जो कुछ लिखा है उसका इसी प्रकार से अर्थ निकलना वो कहलाएगा अभिधा शब्द शक्ति।
अब जो नेक्स्ट है हमारी वो है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति क्या होती है कि जो लक्षण है, मुख्य अर्थ में बाधा पड़ने पर किसी भी प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति का हम अर्थ अलग निकालते हैं उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। भाई मुख्य अर्थ में बाधा, जो सिंपल अर्थ निकल रहा है वो अर्थ न निकल कर कोई दूसरा अर्थ निकले वो कहलाता है लक्षणा शब्द शक्ति। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से इसे समझाती हूँ बेटा। देखिए मैं शब्द बोल रही हूँ कि वह तो निरा बंदर है। अब मैंने बोल दिया कि वह तो निरा बंदर है, जबकि मान लीजिए किसी का नाम ले लेते हैं हम कि वह तो निरा बंदर है। अब मैंने उसको बंदर तो बोल दिया लेकिन वो है तो नहीं, मुख्य अर्थ में तो बाधा पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति काम करेगी। तो यहाँ पर जो बंदर का मतलब है शरारती, कि वह शरारती है, दूसरा अर्थ निकल रहा है। जैसे मैं कहती हूँ वह तो निरा बंदर है, तो वहां बंदर शब्द का अर्थ बंदर नहीं निकलकर क्या निकल रहा है, शरारती। तो इसलिए जब मुख्य अर्थ में बाधा आकर, अब बंदर किसके लिए प्रसिद्ध है, शरारतों के लिए, तो वहां पर जो है मुख्य अर्थ बंदर का बंदर नहीं निकल के क्या निकल रहा है, शरारत। तो इसलिए वहां पर जो है क्या हो जाएगा हमारा लक्षणा शब्द शक्ति। जब मुख्य अर्थ में बाधा पड़े तो वहां हो जाता है हमारा जो है अभिधा के बाद हम कर रहे हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति देखते हैं कि क्या होती है। जैसा मैंने एग्जांपल से समझाया कि जब हम, अब देखिए अभिधा शब्द शक्ति में तो बंदर का अर्थ क्या निकलेगा, बंदर ही निकलेगा। यदि हम अभिधा शब्द शक्ति का देखेंगे सिंपल, क्योंकि जो शब्दकोश में है हमारे अर्थ अभिधा शब्द शक्ति में वही निकलेंगे, लेकिन जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसमें जो है अर्थ जो लिखा है वो नहीं निकलकर कोई रूढ़ जो है अर्थ निकलता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो बंदर है यहाँ बंदर का प्रतीक नहीं होकर किसका प्रतीक है, शरारत का, तो यहाँ अर्थ निकल रहा है शरारत। तो इसलिए यहाँ पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लिखिए लक्षणा शब्द शक्ति की क्या डेफिनेशन आपकी होगी कि जब मुख्य अर्थ में बाधा हो या यदि किसी वाक्य का साधारण अर्थ निकल आता है तो उसमें कोई बाधा नहीं होती, वही लक्षणा होती है। तो जब मुख्य अर्थ में बाधा आती है, लक्षणा शब्द शक्ति तीन की है बेटा, हमने तीन ही होती है हमारी, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो अभिधा शब्द शक्ति क्या होती है कि जब मुख्य अर्थ में बाधा आती है, जब मुख्य अर्थ में बाधा आती है और साधारण अर्थ न निकलकर कैसा अर्थ निकलता है हमारा, गूढ़ अर्थ निकलता है, साधारण अर्थ नहीं निकलता। और लक्षणा शब्द शक्ति जब मुख्य अर्थ में बाधा आती है और काव्य का साधारण अर्थ नहीं निकलता, वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो बेटा अगर साधारण अर्थ निकलता है तो वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होगी, अगर साधारण अर्थ
नहीं निकलता तो वहां पर जो है लक्षणा शब्द शक्ति होगी। अब हमारी लास्ट है जो शब्द शक्ति, वो है व्यंजना शब्द शक्ति। तो जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों द्वारा जिन अर्थों को नहीं जाना जा सकता, तब शब्द की तह में छिपे अर्थ को व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। ये इससे भी गूढ़ होती है व्यंजना शब्द शक्ति। जब हम ना तो अभिधा द्वारा जान सकते किसी शब्द का, किसी काव्य का अर्थ, और ना ही हम लक्षणा द्वारा जान सकते हैं काव्य का अर्थ, तो वहां पर जो है व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा, जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा, जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थ को नहीं जाना जा सकता, तब अर्थ को नहीं जाना जा सकता, तब जो है किसका प्रयोग होता है, शब्द की तह में छिपे अर्थ को जानने के लिए, तब शब्द की तहों में छिपे अर्थ को जानने के लिए अर्थ को जानने के लिए जो है किसका प्रयोग होता है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग होता है। देखिए बच्चों, जैसे अब एक एग्जांपल इसका भी हम ले लेते हैं कि जैसे एक काव्य पंक्तियां हैं, सीता हरण तान जनी कयु पिता संजाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आई। तो क्या कहता है यहाँ पर कवि, सीता हरण तान तात जनी कयु पिता संजाई। तो यहाँ पर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए जटायु से जो है, जब जटायु मारा जाता है और वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है, तो जटायु से जो है भगवान श्री राम कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर मेरे पिता दशरथ को सीता हरण का समाचार मत देना। जो मैं राम तो कुल सहित कही दसानन आए, यदि मैं राम हूं तो कुछ समय के जो है पश्चात रावण कुल सहित वहां जाकर यह समाचार स्वयं मेरे पिता को सुना देगा। तो इस अर्थ में जो है किसी भी शब्द शक्ति के भीतर यह अर्थ नहीं निकलता कि मैं स्वयं जो है रावण के कुल का नाश कर दूंगा। यहाँ अर्थ जो है व्यंजना शब्द शक्ति से निकलता है। रावण जो है स्वयं यह समाचार देगा, इसका अर्थ है कि रावण स्वयं स्वर्ग में जाएगा, अर्थात वह मारा जाएगा। देखो बच्चों, ध्यान से दोबारा देखते हैं कि कुल सहित यह अर्थ ध्वनित होता है कि उसका कुल सहित नाश होगा। कही दशानन आए, मैं राम तो कुल सहित कही दशानन आए, कहता है कि राम का जो रावण है उसका कुल सहित नाश होगा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि वह कुल सहित जाकर मेरे पिता को यह समाचार देगा। तो इसलिए यहाँ पर जो अर्थ निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, व्यंजना शब्द शक्ति से। जो मतलब क्या है कि काव्य के भीतर छिपे हुए गहरे अर्थ को भी बाहर निकालती है, वो कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति।
काव्य में छिपे हुए गूढ़ अर्थ को भी बाहर निकालती है, वो कहलाती है व्यंजना शब्द शक्ति। अब आती है बारी, जो है बेटा हमने शब्द शक्ति तीनों की है। एक जब साधारण अर्थ नहीं निकलता है तो अभिधा शब्द शक्ति, जब साधारण अर्थ न निकलकर कोई जो है जो रूढ़ अर्थ है वो निकलता है तो वो कहलाती है हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। और जब अभिधा और लक्षणा से भी अर्थ नहीं निकलता, बहुत ही गूढ़ अर्थ काव्य में छिपा होता है, तो वो कहलाता है हमारी व्यंजना शब्द शक्ति। जो ये तीनों है ये हमें लिखने होते हैं हमारे काव्य सौंदर्य में कि किस कविता में। अब अगर जो ये कविता है जैसे घर की याद है, वो हमें बिल्कुल सिंपल है और साधारण है, अच्छे से समझ आ रही है, जो कुछ लिखा हुआ है उसका वही अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति है। अब हम करेंगे गुण। क्या करेंगे, गुण। काव्य गुण भी हमारे तीन ही होते हैं, ये शब्द शक्तियां हमने की। और अब करेंगे हम काव्य गुण। काव्य गुण भी जो है हमारे तीन होते हैं। कौन कौन से होंगे हमारे काव्य गुण, अब हम करेंगे काव्य गुण। काव्य गुण जो है वो क्या होते हैं हमारे, काव्य में चमत्कार, प्रवाह एवं प्रभाव। काव्य में चमत्कार, प्रवाह एवं प्रवाह होता है निरंतरता, काव्य गुण कहलाते हैं। अब देखिए काव्य गुण के कारण जो है काव्य में चमत्कार भी पैदा होता है, प्रवाह निरंतरता भी विद्यमान रहती है, और प्रभाव की जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उस काव्य को सुनकर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का जो है ये चीजें उत्पन्न करने वाले चमत्कार भी, प्रवाह भी और प्रभाव भी, इनको कहते हैं हम काव्य गुण। अब जो है इससे क्या होगा कि जो काव्य है हमारा उसका सौंदर्य बढ़ेगा। तो अब जो काव्य गुण है, देखिए बेटा काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। जैसा अब हमने पढ़ा, जैसे अब आप किस सप्रसंग व्याख्या लिखोगे तो वो हो जाएगा भाव सौंदर्य। अब हम जो काव्य सौंदर्य लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कला पक्ष। तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो कला पक्ष और भाव पक्ष जो है वो क्या है हमारे, कि जो कला पक्ष है वो हमारा भाषा से रिलेटेड है, और जो भाव पक्ष है वो काव्य में छुपे हुए भाव से रिलेटेड है। तो जो काव्य गुण है वो कौन कौन से हैं हमारे, तीन है हमारे। नंबर एक है प्रसाद गुण, नंबर दो माधुर्य गुण, और नंबर तीन है हमारा ओज गुण। तीन ही शब्द शक्तियां मैंने बताई हैं और तीन ही मैंने काव्य गुण बताए। तो ये देखिए हमारा कि प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण। अब प्रसाद गुण क्या होता है हमारा, कि प्रसाद गुण काव्य की उस तत्व को कहा जाता है जिसमें कोई काव्य पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। जिस प्रकार सूखे ईंधन में अग्नि तुरंत प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार जो है प्रसाद गुण संपन्न जो है
प्रसाद गुण संपन्न रचना हमें तुरंत समझ में आ जाती है। जो हमें तुरंत समझ में आ जाए वो रचना कहलाती है, वो कविता कहलाती है प्रसाद गुण संपन्न कविता। तो प्रसाद गुण जो है ऐसा है जैसे स्वच्छ, मतलब बिल्कुल साफ बर्तन में जल भरा हुआ हो, वो कहलाएगा हमारा प्रसाद गुण, जिसमें से बिल्कुल आर पार दिखाई दे। और जो प्रसाद गुण है वो बिल्कुल सरल होता है, सुबोध होता है प्रसाद गुण। तो प्रसाद गुण की जो डेफिनेशन लिखेंगे हम, वो हो जाएगी हमारी प्रसाद गुण। डेफिनेशन है, प्रसाद गुण काव्य के उस तत्व को कहा जाता है, प्रसाद गुण काव्य के उस तत्व को कहा जाता है, उस तत्व को, प्रसाद गुण काव्य के उस तत्व को कहा जाता है जो आसानी से, जिससे कोई काव्य पढ़ते या जिससे कोई काव्य पढ़ते या सुनते, पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए, पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए, उस काव्य गुण को कहते हैं हम प्रसाद गुण। जब कविता बिल्कुल आसान सी है और पढ़ते ही समझ में आ जाती है तो उस कविता में होगा आपका प्रसाद गुण। यस स्टूडेंट्स, तो अगला है जो है हमारा प्रसाद गुण के बाद है ओज गुण। ओज गुण जो है वो होता है हमारा जब काव्य में जोश हो, वहां ओज पैदा होता है। जब काव्य में जोश हो वहां पर ओज पैदा होता है। जैसे हमारे वीर रस है, रौद्र रस है, विभत्स रस है, ये सारे किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, ये हमारे ओज गुण से। और लास्ट जो रहता है हमारा वो है माधुर्य गुण। माधुर्य गुण क्या होता है बेटा, कि सुनने वाले के मन में जो मधुरता भर दे वह काव्य गुण कहलाता है माधुर्य गुण। जो सुनने वाले के तो इसके बाद जो है हमारा माधुर्य गुण में क्या होता है कि माधुर्य गुण जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि वह काव्य गुण जो सुनने वाले के मन में मधुरता भर दे, वह काव्य गुण जो है जिससे सुनने वाले का अंतःकरण जो है, मन बिल्कुल गर्वित हो जाए, उस काव्य गुण को कहते हैं हम माधुर्य गुण। तो बेटा आप प्रसाद गुण जब आपको आसानी से पढ़ते हुए सुनते हुए कोई भी काव्य आसानी से समझ में आ जाता है तो वो कहलाता है हमारा प्रसाद गुण। और अब हम करेंगे जो है इसका माधुर्य और ओज गुण। जैसे कि मैंने बताया भी है आपको कि जो माधुर्य गुण है वो हमारे अंतःकरण को द्रवित कर देता है। जैसे इसमें हमारा प्रेम से रिलेटेड कविता है, नायक नायिका से संबंधित कविता है, तो वो आ जाएंगे हमारे, वो आ जाएंगे हमारे माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में जो है हमारा माधुर्य गुण,
माधुर्य गुण जब सुनने वाले के मन में, माधुर्य गुण सुनने वाले के मन में सुनने वाले के मन में मधुरता भर देता है, मधुरता भर देता है। माधुर्य गुण सुनने वाले के मन में मधुरता भर देता है, और सुनने वाले या पढ़ने वाले के मन में, तो जिसको सुनकर अंतःकरण, जिस रचना को सुनकर, जिस रचना को सुनकर या पढ़कर, सुनकर या पढ़कर अंतःकरण, अंतःकरण होता है हमारा मन, अंतःकरण गर्वित हो जाता है, पिघल जाता है, हो जाता है, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। तो माधुर्य गुण का जो है हमारा एग्जाम्पल जैसे है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई। तो जब प्रेमी और प्रेमिका के बारे में पंक्तियां होती हैं, तो वहां पर जो है हमारा माधुर्य गुण होता है। और जो रचना है, दूसरा है हमारा ओज गुण। ओज गुण जो है उसमें वह गुण जो काव्य में जोश, ओज पैदा करता है, उसे ओज गुण कहते हैं। वह काव्य हेलो। यस सर, यस स्टूडेंट्स, थैंक्स बेटा। फर्स्ट और लास्ट जो पैसेज है उसका काव्य सौंदर्य जो है हम आप लिखोगे। धन्यवाद।